हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 1 से लेकर के 15 फरवरी 2022 की जो न्यू इंडिया समाचार मैगजीन है उसका हम यहाँ पर जो है एनालिसिस करेंगे। कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी पेजेस हैं उन सभी को इग्नोर किया गया है। हमने 160 करोड़ लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन लगा दिया है और इस चीज़ के ऊपर 5 से 6 पेज यहाँ पर दिए गए थे, उनको यहाँ पर हटा दिया गया है। तो बाकी की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखते हुए आगे बढ़ते हैं और उसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पहली जो यहाँ पर न्यूज़ आती है, ये कुछ न्यूज़ ब्रीफ के नाम से यहाँ पर निकलते हैं। आपका जो 26 दिसंबर है उसको वीर बाल दिवस के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाएगा। देखिए, हमारे सिख गुरु थे, 10th सिख गुरु की यहाँ पर बात हो रही है, गुरु गोविंद सिंह जी। उनके 4 यहाँ पर पुत्र थे। ओके, उन चारों के नाम भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो इनमें से जो 2 पुत्र थे उनके यहाँ पर, जिनमें से एक का नाम यहाँ पर फतेह सिंह था और एक का नाम जोरावर सिंह था, उन दोनों को यहाँ पर मुगल्स के द्वारा शहीद कर दिया गया था और 1705 की ये यहाँ पर बात है और इसी को हम यहाँ पर वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। ओके, तो सिख जो हैं वो इसको एज अ शहीद वीक भी यहाँ पर उसको मनाते हैं। ओके, शहीद सप्ताह के रूप में 21 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक उसको यहाँ पर मनाया जाता है और 26 दिसंबर जो है उसको अब यहाँ पर वीर बाल दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाएगा। ओके, ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ऑन द ओकेजन ऑफ प्रकाश पूरब, यानी कि जो वर्थ एनिवर्सरी होती है गुरु गोविंद सिंह जी की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को यहाँ पर कहा कि हम जो है वो जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी की जो शहीद है जिस दिन वो शहीद हुए थे उसको हम यहाँ पर एज अ वीर बाल दिवस ऑब्जर्व यहाँ पर करेंगे। ओके, तो ये जस्ट एक पॉइंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस दिन को यहाँ पर वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का प्रावधान किया गया है। इंडिया इमर्ज हुआ है ग्लोबल लीडर इन द मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में हमने महारत हासिल कर ली है, हम पूरी दुनिया में सबसे आगे यहाँ पर हो गए हैं। 2013-14 की बात करें, 137.6 मिलियन टन मिल्क प्रोड्यूस करते थे, लेकिन हम 2019-20 तक 198.4 मिलियन टन मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि हम 2024 तक 330 मिलियन टन यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे। ओके, इस समय अगर हम देखें तो सिर्फ 20 से लेकर के 25% जो मिल्क है वो प्रोसेस होता है। आपकी जो पॉलीथीन वगैरह आती है उनके अंदर ये पैक होकर के आता है। सरकार का टारगेट है कि इसको 40% तक यहाँ पर किया जाए। ओके, ये सब किस वजह से हुआ? तो सरकार की कुछ स्कीम है मिल्क प्रोडक्शन सेक्टर में, आपकी पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, उससे रिलेटेड आपको मिलेगा डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी सरकार ने यहाँ पर डेवलप किया था, जिसके अंदर डेयरी सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन की बात यहाँ पर की गई थी। तो उसी फंड का यूज़ करते हुए आप देखेंगे कि ये चीज़ें यहाँ पर हासिल की गई हैं। ओके, अगली जो आपको खबर मिलेगी वो मिलेगी कि इंडियन इकोनॉमी टू सरपास जापान बाई 2030। 2030 तक इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जापान की इकोनॉमी को सरपास यहाँ पर कर जाएगी, उससे आगे यहाँ पर निकल जाएगी। कोविड पेंडेमिक के बावजूद आप देखो, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हमने यहाँ पर लगाए, तो आत्मनिर्भर भारत जैसे कैंपेन्स हमने यहाँ पर शुरू किए, जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए मिली है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड यहाँ पर देखने के लिए मिली है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करें, उसके सेकंड क्वार्टर में 8.4% की ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए मिली है। तो इन सब के चलते आपको देखने के लिए मिलेगा कि हम जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे इन द वर्ल्ड 2030 तक, जापान को पीछे छोड़ करके। ओके, तो इंडिया इज़ करंटली द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इस समय इंडिया 6ठे नंबर पर आता है। आपका यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, यूके के बाद आता है, लेकिन 2030 तक हम तीसरे नंबर पर यहाँ पर होंगे। ओके, तो जापान को पीछे छोड़ चुके होंगे। ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने यहाँ पर एक हिस्ट्री क्रिएट की है। जोजिला पास जो कि आपका बंद रहता था जब आपकी विंटर पीक पर होती है, यानी कि 31 दिसंबर के बाद में आपका जो जोजिला पास है वो यहाँ पर पूरी तरीके से बंद रहता था, बिकॉज ऑफ द हर्डल्स जो कि विंटर सीजन के कारण यहाँ पर क्रिएट की जाती हैं। ओके, लाइक चोकिंग ऑफ द रोड। ओके, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर इसको पहली बार खोला गया है जनवरी में। आज से पहले जोजिला पास को बिल्कुल भी नहीं खोला गया। ओके, यहाँ पर पहली बार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ओपन किया है। तो ये एक हिस्ट्री यहाँ पर क्रिएट हुई है। और जो आपका क्रूशियल लिंक है जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी, आपको लद्दाख से कह सकते हैं कि एक लिंक के रूप में जो क्रिएट करता है जोजिला पास, वो बंद रहता था बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में तापमान। ओके, ट्रांसपोर्टेशन में भी डिफिकल्टी आती है विंटर सीजन के अंदर। ओके,
तो लद्दाख पूरी कंट्री से भी यहाँ पर अलग तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके से आइसोलेटेड हुआ पड़ा है। ओके, तो वो सब चीज़ें जोजिला पास के द्वारा जुड़ी हुई थी। अब उसको सर्दियों में यहाँ पर बंद किया जाता था, लेकिन अब उसको यहाँ पर खोला गया है। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर जानने के लिए मिलेंगी। जस्ट इतना ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा यहाँ पर जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अटल पेंशन योजना आज से 6.5 साल पहले यहाँ पर शुरू की गई थी। 2015 में सेंटर की फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। 6 ईयर और आधा साल यहाँ पर हो चुका है। इसके अंदर आप देखो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर इसमें 65 लाख नए लोगों को एनरोल किया गया है। ओके, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। टोटल जो है इसके अंदर 3.68 करोड़ जो एनरोलमेंट यहाँ पर देखे जा चुके हैं। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की जाए, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। ओके, तो जो आपकी अटल पेंशन योजना है, इसके बारे में आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। स्कीम का मकसद ये था कि जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, उनका जो ओल्ड एज में रिस्क यहाँ पर रहता है कि एक इनकम का सोर्स नहीं होता, वो प्रोवाइड कराने के लिए ये पेंशन स्कीम यहाँ पर शुरू की गई थी। ओके, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को वॉलेंटरी सेव करने के लिए, मतलब स्वैच्छिक स्कीम थी यहाँ पर। द पेंशन स्कीम कैन बी सब्सक्राइब्ड बाय एनी इंडियन सिटीजन। कोई भी इंडियन सिटीजन 18 से लेकर के 40 साल की इसमें बाउंड्री थी। पूछे जा चुके हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स अटल पेंशन योजना के बारे में। और एक बैंक अकाउंट उनके पास ज़रूर से यहाँ पर होना चाहिए। इट प्रोवाइड ए मिनिमम गारंटीड पेंशन। आपको 1,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक की आपको पेंशन यहाँ पर मिलेगी। अकॉर्डिंग टू द प्रीमियम, कितना आप यहाँ पर दे रहे हैं, बहुत ही लो प्रीमियम के अंदर ये चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगी। और 60 ईयर के बाद में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, इसके बेनिफिट आपको मिलेंगे। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो अप टू रुपीज़ 200 रुपये से कम के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो डिजिटली प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अब अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट भी नहीं है, तब भी आप यहाँ पर डिजिटल मोड में 200 रुपये तक के ट्रांजैक्शंस यहाँ पर कर सकते हो। तो रिजर्व बैंक ने इस चीज़ की यहाँ पर शुरुआत की है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन को विदाउट इंटरनेट यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए ऑफलाइन पेमेंट्स की यहाँ पर शुरुआत की जा चुकी है। एंड ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट का मतलब क्या होता है? ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट का मतलब यहाँ पर यह होता है कि एक ट्रांजैक्शन जो कि विदाउट इंटरनेट या विदाउट टेलीकॉम कनेक्टिविटी के यहाँ पर किया जाए, उसको ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट यहाँ पर कहते हैं। दूसरी तरफ होते हैं ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट, जिसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर आपकी शुरू हुई है। और इससे क्या होगा, जो रूरल एरिया के अंदर लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन एंड्रॉयड वगैरह नहीं है, और उनको भी यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। और इससे जो है वो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन और ज़्यादा हो सकेगा। ओके, ये चीज़ मिलेगी। उसके बाद ये डोज देने वाला इंडिया पहले नंबर पर हो गया है। हम मिलियन में अगर फिगर्स की बात करें तो 919 मिलियन डोजेज़ हमने यहाँ पर लगा दी हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें दोनों डोजेज़ की, तो उसमें भी इंडिया सबसे आगे चल रहा है। आप देख सकते हैं इधर। ये सब चीज़ें आपके काम की नहीं होती, जस्ट आपकी बात है। उसके अलावा हमने ऑक्सीजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी को 10 गुना तक यहाँ पर बढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं कि 3,000 नए जो आपके ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो फुल्ली फंक्शनल हो चुके हैं। 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स अक्रॉस द कंट्री यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके अलावा प्रोडक्शन कैपेसिटी जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है, जिसकी कोविड-19 के दौरान भारी मात्रा में ज़रूरत यहाँ पर पड़ी, उसको भी हमने पर डे कम से कम 9,300 मीट्रिक टन के हिसाब से प्रोड्यूस करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। ओके, ये करीब हम सिर्फ 900 मीट्रिक टन ही प्रोड्यूस करते थे, लेकिन अब यहाँ पर ये हम लगभग 9,000 यानी 10 गुना तक ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा कि चीज़ें बढ़ रही हैं। ओके, इसके अलावा कई सारे प्लांट्स लगाए गए, कई सारे ऑक्सीजन प्लांट्स आपको मिलेंगे। और प्रेशर स्विंग एडसोर्प्शन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स वगैरह वगैरह मिलेंगे। ये डाटा सब आपको यहाँ पर नहीं याद रखना, लेकिन कोविड-19 ने ये अपॉर्चुनिटी हमें प्रदान की और हमने इसका बेनिफिट उठाया। ओके, फ्रॉम द पीरियड ऑफ लॉकडाउन टिल द थर्ड वेव द हेल्थ सिस्टम कंटिन्यूसली इम्प्रूव्ड। हेल्थ सिस्टम भी यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पर दिखाए गए हैं कि कितनी बेड की संख्या है, कितने आईसीयू बेड्स हैं। तो ये आपको यहाँ पर मिलेंगे कि आइसोलेशन बेड्स की संख्या भी हमने यहाँ पर इम्प्रूव की। आप देख सकते हैं ग्राफ पूरी तरीके से इम्प्रूवमेंट को दिखाता है। ओके, 4 लाख ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल करा दिए गए हैं पूरी कंट्री में अब तक। और आईसीयू नॉन आईसीयू आपके 90,000 बेड्स भी अवेलेबल हो गए हैं। फिर से कह रहा हूँ, डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद लॉकडाउन जब यहाँ पर पहला लगा था, तो उस समय हम पीपी किट ज़ीरो बनाते थे, इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन हमने जैसी सेकंड वेव आई, हम लगभग 4.5 लाख पर डे के हिसाब से यहाँ पर प्रोड्यूस करने लगे। और जैसी थर्ड वेव यहाँ पर आई, तो हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन गए पीपी किट के। ऐसे ही N95 मास्क की बात है, ऐसे ही टेस्ट लैब्स की, वैक्सीन्स की भी बात है। और आज हमारे पास देखो कि कोविडशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी,
जेकॉब डी, ओके, कोवोवैक्स है आपकी, ओके, कॉर्बेवैक्स है, ये सारी वैक्सीन यहाँ पर चल रही हैं। पहले हमारे पास एक भी नहीं थी। इसी तरीके से वैक्सीनेशन है, पहले हमने बिल्कुल ज़ीरो वैक्सीनेशन किया, लेकिन अब देखो 160 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है। 21 जनवरी तक का डाटा यहाँ पर है। उसके अलावा वैक्सीनेशन रेट भी फास्टेस्ट है इंडिया के अंदर। आप देखो किस तरीके से हम यहाँ पर बढ़े। 85 डेज़ के अंदर हमने लगभग 10 करोड़ लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लगा दी थी, और पिछले एक साल में लगभग 365 दिन के अंदर हमने 160 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी है। उसके बाद रिपब्लिक डे सेलिब्रेट यहाँ पर किया गया 26 जनवरी को, और उसकी कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के सामने हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये सब बातें यहाँ पर दी गई हैं। ये सिर्फ एक्सप्रेशन ही नहीं है, एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड फॉर ए सॉवरेंटी नेशन, बट इसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं जो कि हमारे लोगों ने यहाँ पर दिए, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने यहाँ पर दिए। इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्वीट टॉयल एंड सेक्रीफाइस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर, जिसकी वजह से हमें इंडिपेंडेंस यहाँ पर मिली, और हम यहाँ पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं उन सेक्रीफाइसेस को ग्रेटिट्यूड करने के लिए, उन सभी को रिमेंबर करने के लिए। ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जो 73वां रिपब्लिक डे है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, राजपथ पर हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और उसी के साथ जो इस बार रिपब्लिक डे है वो 23 जनवरी से ही शुरू कर दिया गया था। हर साल 24 जनवरी से इसकी तैयारियां यहाँ पर शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार 23 जनवरी से यहाँ पर ये शुरू हुई थी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का जो वादा है वो यहाँ पर किया गया, क्योंकि उस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो पराक्रम दिवस से रिपब्लिक डे की तैयारियां आगे से शुरू यहाँ पर होंगी। ओके, तो ये सारे जो दिवस किसके लिए यहाँ पर सेलिब्रेट किए जा रहे हैं वो सब भी आपको पता होने चाहिए। ये कुछ इमेजेस यहाँ पर रिलीज़ की गई जो कि आपको दिखाती हैं कि किस पर्टिकुलर स्टेट ने किस तरीके का जो झांकी है वो यहाँ पर प्रदर्शित की। लाइक उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो काशी को उन्होंने यहाँ पर दिखाया, अपने जो झांकी है उसमें प्रदर्शन इस तरीके से किया। इसी तरीके से पीएम मोदी जी ने यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया, और अलग अलग तरीके के PT-76 टैंक यहाँ पर राजपथ पर जो है वो उनका शो ऑफ किया गया, और 65 और 71 की वॉर में इन्होंने अच्छी भूमिका यहाँ पर निभाई थी। उसी तरीके से आप देखेंगे कि इंडिया की एक डॉटर हैं जिनका नाम है बनारस शिवांगी सिंह, ओके, बनारस से हैं ये, और शिवांगी सिंह इनका नाम है, और ये राफेल फाइटर को उड़ाने वाली पहली महिला हैं। तो इस तरीके से इन्होंने भी यहाँ पर अपनी जो है वो प्रतिभा दिखाई। इसके अलावा जो इंडिया गेट है वहाँ पर नेताजी का स्टैचू भी ऑर्गेनाइज यहाँ पर किया गया। उसके अलावा रिपब्लिक डे परेड के अंदर लाइव टेलीकास्ट की गई फ्लाई पास्ट की, और इसके बाद फर्स्ट टाइम कॉकपिट कवरेज IAAF फ्लाई पास्ट भी अवेलेबल यहाँ पर कराया गया। ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। ये विराट हॉर्स है जो कि प्रेसिडेंट का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके पास ही रहता है, और इस तरीके से उसको भी रिटायर यहाँ पर किया गया। 13 साल के बाद ये रिटायर यहाँ पर हुआ है। उसके बाद वंदे भारत ट्रेन्स की यहाँ पर बात हुई है। वंदे भारत ट्रेन्स लॉन्च किए हुए 3 साल यहाँ पर हो गए हैं, और किस तरीके से ये हाई टेक ट्रेन्स जो हैं वो स्पेशल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रही हैं उसकी बात यहाँ पर की गई है। वंदे भारत ट्रेन के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, लाइक दिस इज़ द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन, ओके। तो इंडिया की खुद की बनाई हुई सेमी हाई स्पीड ट्रेन ये यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और जो पहली ट्रेन है वो 15 फरवरी 2019 को चलाई गई थी। कम से कम इतना याद रखना कि फरवरी 2019 को ये ट्रेन यहाँ पर जो है वो चलाई गई थी, ओके। और मोस्ट मॉडर्न ट्रेन है, इससे ज़्यादा मॉडर्न इंडिया में कोई भी ट्रेन नहीं है। यूरोपियन स्टाइल पर इस ट्रेन को बनाया गया है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना। और इसका जो एक रेप्लिका है वो आपको मिनिस्टर ऑफ रेलवे के ऑफिस में भी देखने के लिए मिल जाएगा, ओके। तो वंदे भारत ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट है, और लो स्पीड भी अलाउ करती है, ठीक है, जब ज़रूरत है तब यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसके अलावा वाईफाई वगैरह के फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। चेन्नई के अंदर जो आपकी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वहाँ पर इसके जो डिब्बे हैं वो यहाँ पर बने हैं, और साथ ही साथ मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है, एक आपकी रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला में है। इन सभी जगहों पर इनसे रिलेटेड जो डिब्बे हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, ओके। ऑटोमेटिक एंट्री है, मिनी पॉइंट है, मॉड्यूलर बायो वैक्यूम टॉयलेट्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ये सब फीचर्स आपको देखने के लिए इसके अंदर मिलेंगे, ओके। मोदी जी ने यहाँ पर यह भी अनाउंस किया कि लगभग 75 वंदे भारत ट्रेन हम यहाँ पर रन करेंगे 15 अगस्त 2023 तक। जब हम 75 वीक ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे कर लेंगे उस समय हम यहाँ पर जो है वो 75 वंदे भारत ट्रेन पूरी इंडिया के अंदर दौड़ रही होंगी, ओके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा कि ये सब काम चल रहे हैं, तो इतना पॉइंट आप यहाँ से ध्यान में रखोगे। उसके बाद इंडियाज़ ड्रीम लाई इन टूडेज यूथ, तो यूथ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए थे। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बाकी की जो चीज़ें थी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए।
11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 18 से लेकर के 24 साल की एज के बीच में आते हैं। इनमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है। इस को हम यहाँ पर पूरी तरीके से हार्नेस कर सकते हैं, इनको स्किल सिखा सकते हैं, इनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, ताकि ये आने वाले जो फ्यूचर के अंदर जो स्किल की डिमांड है उसको यहाँ पर मीट कर सकें। ओके, तो करंटली अगर हम इंडिया की एवरेज एज की बात करें तो वो 29 ईयर्स है, यानी कि कंट्री की आधी पॉपुलेशन 29 ईयर से पहले है और आधी पॉपुलेशन 29 ईयर के बाद की पॉपुलेशन है। ओके, इसको मीन एज भी कहते हैं, ये भी पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 65% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो हमारी 35 साल से कम की पॉपुलेशन है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि इंडिया की एवरेज एज 29 ईयर्स है, किसी भी कंट्री की एज इतनी ज़्यादा नहीं है। आप देखो 29 ईयर में हमारी आधी पॉपुलेशन यहाँ पर है, जबकि चाइना की अगर हम बात करें तो 37 आती है, अमेरिका की 45 आती है और यूरोप जापान की करीब 48 के करीब आती है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि 48 ईयर से आगे की पॉपुलेशन यूरोप में आधी पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करती है, यानी कि वहाँ पर बुजुर्ग ज़्यादा हैं। हमारे पास क्या है कि 29 साल से पहले ही बहुत कम है, तो यहाँ पर हमारी यंगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ओके, ये मिलेगी। अब बच्चों के लिए और यूथ के लिए ये सब काम यहाँ पर किए गए हैं। लाइक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यहाँ पर तैयार की गई, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर में लॉन्च की गई। इसके अंदर रिसर्च वगैरह पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। उसके अलावा नए IITs खोले गए हैं, 7 नए एम्स खोले गए हैं, 209 नए मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर खोले गए हैं, ताकि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। 2014 में अगर हम देखें तो लगभग 82,000 मेडिकल अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स यहाँ पर थी, इनको इंक्रीज करके 1,48,000 किया गया। स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया, जिसके अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी और 2022 तक उम्मीद है कि 40 करोड़ लोगों को हम ट्रेनिंग दे देंगे। उसके बाद मुद्रा योजना, जिसके अंदर लोन दिए जाते हैं। ओके, लोन्स डिसबर्समेंट यहाँ पर काम होता है, वो किशोर तरुण लोन याद कीजिएगा आप, ठीक है। उसके अलावा इंडिया जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम यहाँ पर बन चुका है। हमारे पास जो है वो लगभग 60,000 स्टार्टअप्स मिल जाएंगे, 75 नए यूनिकॉर्न्स मिल जाएंगे। यूनिकॉर्न्स ऐसी जो स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यूएशन कैप $1 बिलियन से ज़्यादा की होती है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं वो 50 लाख एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। स्पेशल अटेंशन भी दिया जा रहा है नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, ताकि यंग स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। इसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव हैं, लाइक वन नेशन वन एग्जामिनेशन, उस पर भी फोकस है, और वन नेशन वन रिक्रूटमेंट पर भी फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। ओके, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशन के अंदर डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट से रिलेटेड काम भी यहाँ पर चल रहा है। लाइक एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट तभी होती है जब कंट्री के डेवलपमेंट की ट्रेजरी जो आपका उसका डेवलपमेंट का तरीका है वो उसको यहाँ पर समझ में आए। 2021 में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे गए डेवलपमेंट से रिलेटेड। लाइक अगर हम बात करें, सीधे चलते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक शहर है मेरठ, और वहाँ पर आपको नॉर्थ इंडिया की स्पोर्ट्स हब के रूप में उसको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। ओके, तो ये सब किसके लिए हैं? ये सब यूथ के लिए ही ये सब काम यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है, ताकि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। और मेरठ जो है वो मंगल पांडे जी का बर्थ प्लेस है। मंगल पांडे जी जो हैं वो एक फेमस रेवोल्यूशनरी थे। 1857 की क्रांति में उन्होंने प्रतिभा यहाँ पर दिखाई। ओके, और इसको यहाँ पर हम जो है वो वर्ल्ड स्पोर्ट वर्ल्ड के नाम से यहाँ पर डेवलप करेंगे। ओके, और जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनेगी उसका नाम होगा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, और ये आपकी यहाँ पर डेवलप की जाएगी मेरठ के अंदर सरधना में। ओके, तो ये 700 करोड़ रुपए से डेवलप होगी, और इसका फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर 2 जनवरी को रखा गया। बननी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इस तरीके से यहाँ पर बनेगी। ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ओके, द फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द उत्तर प्रदेश। ओके, उसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में और भी बताया गया है कि आपका जो ये एरिया है मेरठ वाला, ये आपका पहले से ही स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। आप यहाँ पर देखिएगा कि 2014 में गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था कि किसी भी तरीके से जो यूथ है उसको स्पोर्ट्स के अंदर हम यहाँ पर लेकर के आएंगे, और इन सब के लिए स्कीम भी यहाँ पर शुरू की गई थी। लाइक स्पोर्ट्स को हम यूथ फिटनेस से, एम्प्लॉयमेंट से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, करियर अपॉर्चुनिटी से जोड़ते हुए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की गई थी, जिसके अंदर हम ऐसे जो युवा हैं उनको तैयार करेंगे जो ओलंपिक के लिए, स्पेशली ओलंपिक को ध्यान में रख करके हम जो है वो स्पोर्ट्स को आगे लाएंगे। उसके अलावा खेलो इंडिया कैंपेन भी यहाँ पर लॉन्च किया गया, जिसके अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हर साल ये काम यहाँ पर होता है।
तो मकसद यही है कि इंडिया को जो है वो आपका पूरे इंटरनेशनल स्टेज पर आप देखो कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे लेकर के आना है, और इस तरीके से जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर बनाई जा रही हैं वो सब हमारी हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा 2018 में मणिपुर के अंदर भी फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ओपन की गई थी, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट पहले से ही यहाँ पर थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड एरिया रहा है, और मणिपुर और त्रिपुरा में बेसिकली जो प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पर लॉन्च किए गए। तो 4800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मणिपुर के अंदर यहाँ पर लॉन्च किए गए। और ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं किस चीज़ आपके कितने करोड़ रुपए के थे, बट आप देखो कि लगभग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रिंकिंग वाटर, इन सब से रिलेटेड प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इसके अंदर में इंक्लूड हैं। इसके अंदर एक स्टील ब्रिज भी यहाँ पर है जो कि बराक रिवर NH37 पर यहाँ पर बनेगा, लगभग 75 करोड़ से। इसके अंदर जो है वो सिलचर से लेकर के इम्फाल तक का जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा मोबाइल टावर्स यहाँ पर लगाए जाएंगे, और तुलबुल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी यहाँ पर 280 करोड़ रुपए का लगेगा। तो ये सब चीज़ें याद रखो कि हाँ भाई, ये जो बराक रिवर है, स्टील ब्रिज कहाँ पर बनने वाला है, तुलबुल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहाँ पर है। ओके, ये सारे पॉइंट्स आप थोड़े थोड़े याद रखो। मोबाइल टावर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप लोग याद रख लो। ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से तमिलनाडु के अंदर भी काफ़ी सारा काम यहाँ पर किया गया, लाइक नए मेडिकल कॉलेज खोले गए, और ये सारी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर नए मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यहाँ पर ओपन किए जाएंगे। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर से 1450 MBBS प्रोग्राम्स की सीट भी यहाँ पर निकाली गई हैं। उसके अलावा नए कैंपस बनाए जाएंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल के चेन्नई के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको ओपन यहाँ पर किया गया। थ्रुकुल जो कि संगम लिटरेचर की इंपॉर्टेंट बुक है, उसको भी ट्रांसलेट किया जाएगा डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, और जिससे कि जो है वो यहाँ पर लोगों को पता चले कि संगम युग क्या था और तमिल किस तरीके से यहाँ पर उभर करके आया। ओके, उसके बारे में। इसके अलावा त्रिपुरा के अंदर जो हीरा मॉडल के बेस पर यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा। हीरा का मतलब होता है हाईवे, इंटरनेट और रोडवेज एंड एयरवेज। ओके, तो इनके मॉडल के बेस पर यहाँ पर ये डेवलप किया जाएगा, मतलब ये चारों चीज़ें त्रिपुरा के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी हीरा कंसेप्ट के बेस पर। ओके, तो आप देखो एयरपोर्ट के अंदर महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट्स अनवील किया गया अभी मोदी जी के द्वारा कुछ दिन पहले ही। ओके, इसके अलावा मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना चल रही है, विद्या ज्योति विद्यालय प्रोजेक्ट मिशन सो चल रहा है। ओके, तो इन सब के बेस पर त्रिपुरा में हीरा मॉडल लॉन्च किया जा रहा है। तो जब आप ऐसे वगैरह लिख रहे हो तो इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो, दिस इज हीरा मॉडल। ओके, उसके अलावा विद्या ज्योति स्कूल प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, उसके अंदर मिशन शो जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और इसका एम है कि जो इंडिया के एजुकेशनल स्कूल्स हैं और जो एग्जिस्टिंग हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनको इम्प्रूव करना है, उनके अंदर हाई क्वालिटी एजुकेशन और बेहतरीन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इन सब का ध्यान रखते हुए ये काम किया जाएगा। जो दूसरी स्कीम है त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना, इसके अंदर जो आपकी लोग हैं उनको नई जो स्कीम है लाइक आयुष्मान भारत स्कीम है, इंश्योरेंस कवर है, KCC किसान क्रेडिट कार्ड है, ओके, सॉइल हेल्थ कार्ड है, इस तरीके की जो स्कीम्स हैं उन सभी के बारे में बताया जाएगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रमोट की जाएंगी। ओके, उसके अलावा महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये जो आपका ओपन किया जाएगा अंडर द हीरा मॉडल। ओके, त्रिपुरा के अंदर, तो अगरतला में इसको यहाँ पर बना रहे हैं, लगभग 450 करोड़ रुपए यहाँ पर लगेंगे, और ये फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। इसके इंटीरियर कैसा होगा, वहाँ पर बैम्बू से काम यहाँ पर होगा, तो ये तो चीज़ें कॉमन ही है कि हाँ हमें लोकल मटेरियल का यूज़ करते हुए ही काम करना है, और इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इट वाज प्रीवियसली नोन एज द अगरतला एयरपोर्ट, बट इसका नाम चेंज करके 2018 में महाराजा बीर बिक्रम के नाम से यहाँ पर किया गया, और इसको अब रीनोवेट यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल भी यहाँ पर जो है वो इम्फाल के अंदर बनेगा। 200 बेड का कोविड हॉस्पिटल यहाँ पर बनेगा, नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। ओके, इसके अलावा आप देखो कि 3 नए प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए हैं इम्फाल स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर में। ओके, तो वहाँ पर भी आप देखो कि नए जो सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेंशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग यहाँ पर बनाए जाएंगे, CIIIT यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे। ओके, तो ये सब काम यहाँ पर चल रहे हैं। उसके अलावा जो चित्रांजन कैंसर इंस्टीट्यूट है उसका सेकंड कैंपस यहाँ पर ओपन किया जाएगा कोलकाता के अंदर। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर ध्यान रखोगे कि कोविड-19 जैसे समय के दौरान जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, उस समय में ये यहाँ पर ओपन किया जा रहा है। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था कि गोरखपुर के अंदर भी एम्स का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है,
उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 9 नए मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे। और उसी सिलसिले में आप देखोगे कि जो चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है उसका सेकंड कैंपस यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोलकाता में इनोग्रेट किया जाएगा। ओके, अभी तो इसका फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखा गया है। ओके, इसके अलावा कुछ कैबिनेट डिसीजंस यहाँ पर लिए गए, और इन कैबिनेट डिसीजंस के द्वारा आप देखोगे कि और कुछ अच्छे काम यहाँ पर हैं। लाइक हम जो है वो 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो लो हासिल करना चाहते हैं 450 गीगावाट की, पंचामृत सिद्धांत के अंदर इसको 500 गीगावाट के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, लेकिन फिलहाल हम 450 गीगावाट हासिल करने की कगार पर हैं। ओके, तो इनको हासिल करने के लिए हमने कुछ डिसीजंस यहाँ पर लिए हैं। लाइक हमारा आपका है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, जिसको कहते हैं इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। ओके, उसका सेकंड फेज़ यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा इंडिया नेपाल के बीच में एक ब्रिज को लेकर के कंस्ट्रक्शन के लिए एमओयू साइन किया गया। इनको डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जो आपका ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, ओके, जो आपके अलग अलग स्टेट हैं उनमें जितनी भी ग्रीन एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है उन सब के ट्रांसमिशन के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। और इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज़ यहाँ पर अब अप्रूव कर दिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। लगभग 12,000 करोड़ रुपए का खर्चा यहाँ पर आएगा। 2030 तक गोल है 450 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लेकर के आएंगे, क्योंकि इससे हमें एनर्जी सिक्योरिटी भी मिलेगी और एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट यहाँ पर रहेगा। ओके, तो इन चीज़ों के चलते आप देखो कि यहाँ पर जो आपके ग्रिड्स हैं या फिर ट्रांसमिशन लाइन है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, उन सभी को इंटीग्रेट किया जाएगा, उन सभी को जोड़ा जाएगा। गुजरात में हो, हिमाचल प्रदेश में, मतलब अलग अलग स्टेट की जो ये सब चीज़ें हैं उनको यहाँ पर ऐड किया जाएगा। तो ये ग्रिड इंटीग्रेशन यहाँ पर होगा, और एक तरीके से पावर इवैक्यूएशन प्रोजेक्ट्स के रूप में इनको यहाँ पर होगा। लगभग 20 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। ऐसे छोटे छोटे एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्च करने से ही हम बड़े मकसद को हासिल कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा इंडिया और नेपाल के बीच महाकाली रिवर पर एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, उसके लिए एमओयू यहाँ पर साइन किया गया है। ओके, तो उत्तराखंड की साइड से ये एमओयू यहाँ पर साइन हुआ, नेपाल के साथ में ये एमओयू यहाँ पर साइन हुआ। दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथन है वो उसको मजबूत यहाँ पर करेगा। ओके, तो ये कोलैबोरेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। नेपाल के साथ हमारे कल्चरल टाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं, और इसके अलावा आपका सार्क बिम्स्टेक में हम यहाँ पर साथ में कोऑपरेट करते हैं। तो उन सबको देखते हुए ये एमओयू यहाँ पर साइन हुआ है। आप इसको यहाँ पर ध्यान में रखोगे कि एक ब्रिज को लेकर के कंस्ट्रक्शन महाकाली रिवर के ऊपर यहाँ पर होगा, जिससे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में ईज देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। ओके, इसके अलावा जो कस्टम मैटर्स हैं यहाँ पर इंडिया और स्पेन के बीच में एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुआ, और कस्टम्स को लेकर के म्यूचुअल सेटलमेंट और कोऑपरेशन की भावना इंडिया और स्पेन के बीच में यहाँ पर नज़र आएगी। तो एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है, और जो आपके कस्टम वायलेशंस होते हैं उनके प्रिवेंशन के लिए, उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उन सब के लिए यहाँ पर जो है वो एमओयू साइन हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि स्पेन के साथ ये एमओयू साइन हुआ है किस चीज़ को लेकर के हुआ है, जो कस्टम रिलेटेड वायलेशंस होते हैं या फिर कस्टम्स ऑफेंडर्स होते हैं, जो कि आपके सीमा शुल्क के बिना ही यहाँ पर एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में इलीगल ट्रेडिंग वगैरह यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, उन सभी को यहाँ पर आपको रोकना है, और किसी भी तरीके से जो लीगल ट्रेड है उसको यहाँ पर फैसिलिटेट करना है। ओके, कस्टम क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, कस्टम रेगुलेशंस को एडमिनिस्टर करना है, ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। तो एक बहुत ही यूनिक पॉइंट के ऊपर ये चीज़ें यहाँ पर एमओयू साइन हुआ है। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान के साथ एमओयू साइन हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट के कोऑपरेशन के लिए, कि किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट से निपटा जाए, उसके लिए क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए, क्या प्रिपेयरनेस होनी चाहिए, मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उन सब चीज़ों को लेकर के ये एमओयू यहाँ पर साइन हुआ है। उसके अलावा कुछ जो हमारे शहीद हैं जिन्होंने फ्रीडम फाइटर हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। जैसे आपको मिलेंगे सचिंद्र नाथ सन्याल। ओके, ये मिलेंगे, ये आपके 2 बार यहाँ पर काला पानी की जेल में गए। ओके, सचिंद्र नाथ सन्याल यूज टू से आई हैड रिजोल्व व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, कि मैं इंडिया को आज़ाद करा करके ही रहूँगा, ये इनका प्रण था। ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पर सचिंद्र नाथ सन्याल जी के बारे में। ये एकमात्र ऐसे रिवोल्यूशनरी हैं जो कि 2 बार काला पानी की सज़ा काटने के लिए यहाँ पर गए। ओके, ये आपको मिल जाएगा कि किसी और फ्रीडम फाइटर ने इस मतलब सिचुएशन को फेस नहीं किया कि वो 2 बार काला पानी की सज़ा यहाँ पर भुगतने के लिए गए। ओके, इनको कई बार हाउस अरेस्ट भी यहाँ पर किया गया, लेकिन ये बार बार जो है वो किसी भी तरीके से यहाँ पर बैक हो जाते थे। और आपको मिलेगा कि बोर्न हुए थे वाराणसी के अंदर, तो ये यूपी वाले थोड़े से ध्यान दो, पीसीएस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पर निकल करके आते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से आपको मिलेगा। और बनारस के अंदर क्वींस कॉलेज में ये यहाँ पर आपके पढ़ रहे थे, और
तभी इन्होंने यहाँ पर फॉर्म किया अपना फर्स्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ काशी, ये इन्होंने यहाँ पर बनाई, जिसका नाम था अनुशीलन समिति। ओके, तो काशी में रिवोल्यूशनरी पार्टी बनाई जिसका नाम था अनुशीलन समिति। साथ ही साथ जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है उसके भी फाउंडिंग मेंबर के रूप में यहाँ पर जो है वो निकल करके आए। बनारस कॉन्स्पिरेसी हो, लाहौर कॉन्स्पिरेसी हो, सभी में यहाँ पर इन्वॉल्व थे। 1915 में काला पानी भेजे गए। उसके बाद भी ये यहाँ पर आपको मिलेगा कि जो काकोरी ट्रेन आपका यहाँ पर हुआ था हादसा, उसमें भी ये यहाँ पर इन्वॉल्व थे और इनको फिर से यहाँ पर अरेस्ट किया गया। इनके छोटे भाई थे भूपेंद्र और मनमथ नाथ, उनको 5 साल 14 साल की यहाँ पर सज़ा दी गई। लेकिन बाद में इनको टीबी यहाँ पर मिला और टीबी डायग्नोसिस होने से ये इनकी डेथ यहाँ पर हुई। ओके, तो ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम के कारण आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ये चीज़ें हुई। उसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में लिखा हुआ है, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के अंदर। इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी और अलग अलग लाइफ के ऊपर इन्होंने यहाँ पर चीज़ें जो है वो लिखी हैं। आपने पढ़ा भी होगा 12th तक की क्लासेस के अंदर। उत्तर प्रदेश में ये पैदा हुई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रयागराज के अंदर निहालपुर विलेज में ये यहाँ पर पैदा हुई थी। ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा फ्रीडम स्ट्रगल में भी पार्टिसिपेट एक्टिव रोल यहाँ पर इन्होंने निभाया। कई बार जेल गई और अपनी ऊपर जो टॉर्चर्स हुए उनके एक्सपीरियंस भी यहाँ पर शेयर किए। ओके, उसके अलावा इनकी एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसका नाम था खूब लड़ी मर्दानी। ओके, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, और जो इंडिया की वुमेन्स थी, चिल्ड्रंस थे, उन सभी को मोटिवेट करने के लिए ये कहानियाँ इन्होंने यहाँ पर जो है वो लिखी। इसके अलावा इन्होंने अपनी जो पहली पोएम है वो 9 साल की उम्र में लिखी। इसके अलावा 46 शॉर्ट स्टोरीज़ भी यहाँ पर कंपाइल की, जिसमें से आपको ये सारी की सारी स्टोरीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। ओके, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो गूगल ने 117वीं बर्थ एनिवर्सरी पर यहाँ पर डूडल भी यहाँ पर बनाया था, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा और इनको सम्मान देने के लिए ये काम यहाँ पर किया गया। पीएम ने भी 2015 में जब आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था तो एक पौधा यहाँ पर लगाया था, जो कि आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पोएम को लेकर के यहाँ पर था। ओके, तो ये सब काम यहाँ पर चलते रहते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गांधीयन थिंकर थे जिनका नाम था मगन भाई देसाई, और उन्होंने कभी भी अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया। ओके, जो गांधी जी की थिंकिंग थी उनको यहाँ पर अडॉप्ट किए रखा, और गुजरात में पैदा हुए थे तो गुजरात पीसीएस वाले बंदे यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। और गांधी जी से पूरी तरीके से ये यहाँ पर प्रभावित थे, उन्हीं के वो स्पीचेस को यहाँ पर सुनते थे और उन्हीं से ही यहाँ पर इंस्पायर होते थे। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930 में बहुत ज़्यादा एक्टिव यहाँ पर थे। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी एक्टिव रहे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यहाँ पर लड़ते रहे। साथ ही साथ इन्होंने एक मैगजीन भी शुरू की जिसका नाम था एजुकेशन एंड लिटरेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। ओके, और गांधी जी के आइडियाज़ को इसके ज़रिए इन्होंने यहाँ पर प्रमोट किया। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उन्होंने ये बताया कि गांधी जी एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, अल्कोहल के प्रोविज़न को लेकर के इन्होंने यहाँ पर सवाल उठाए। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। साथ ही साथ गांधी जी की आइडियोलॉजी इन्होंने पूरे विश्व में फैलाई, लाइक व्हाट इज़ खादी, व्हाट इज़ इंडियन अल्कोहल प्रोहिबिशन, व्हाट इज़ सर्वोदय, ये सब इन्होंने यहाँ पर आपका एक्सपेंड किया। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके अलावा सतगुरु राम सिंह जी यहाँ पर मिलेंगे, जो कि कूका मूवमेंट को स्टार्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पूरी कंट्री को लिबरेट करने के लिए कूका मूवमेंट इन्होंने यहाँ पर शुरू किया। सिख फिलोसफर थे, रिफॉर्मर थे, कंट्री को फ्री कराने की इनके अंदर चाहत थी और 21वीं सेंचुरी में भी इनकी टीचिंग जो है वो पूरी तरीके से कायम रहती हैं। इन्होंने कहा कि काऊ का क्या मतलब जो गाय है उसका सम्मान यहाँ पर किया जाना चाहिए, और सिंपल मैरिज सेरेमनीज यानी उनमें ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। विडो री मैरिजेस को इन्होंने यहाँ पर प्रोत्साहन दिया, मास मैरिजेस के बारे में भी बात की ताकि एक्सपेंडिचर कम से कम हो सके। ओके, इन सब चीज़ों के चलते आपको मिलेगा कि जो सतगुरु राम सिंह जी हैं वो पंजाब के अंदर यहाँ पर पैदा हुए थे, कूका मूवमेंट शुरू किया, साथ ही साथ नामधारी मूवमेंट को भी लीड किया इन्होंने। ओके, और 1857 के विद्रोह में भी यहाँ पर आपको मिलेगा कि कंट्री को लिबरेट कराने के लिए पूरी तरीके से आपके जागरूक यहाँ पर रहे। ओके, तो ये एडवोकेट थे कि जो ब्रिटिश गुड्स हैं वो यहाँ पर त्यागी जानी चाहिए, और सती की जो प्रैक्टिसेस है उसके अगेंस्ट कैंपेन यहाँ पर चलाई इन्होंने, और कहा कि जो विडो रीमैरिज है उसको यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। और राइट, तो इन्होंने बेसिकली यही बात की कि जो वेडिंग्स वगैरह हैं या फिर सेरेमनीज़ हैं उनमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 रुपये 25 पैसे से शादी यहाँ पर होनी चाहिए, और जो मैरिजेज हैं वो यहाँ पर होनी चाहिए। खुद भी इन्होंने ऐसा ही किया। ओके,
और लेकिन 1885 में इनकी यहाँ पर डेथ हो गई। 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली डिसाइड किया टू सेलिब्रेट द 200वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सतगुरु राम सिंह। ओके, तो 200वीं बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर राम सिंह जी की सेलिब्रेट करने की बात यहाँ पर की, क्योंकि 1816 में यहाँ पर पैदा हुए थे और 2016 में 20 साल हो जाते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ हमारी मैगज़ीन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। पूरी जो आपकी 35 स्लाइड है 35 मिनट में यहाँ पर कवर हो गई हैं। इससे ज़्यादा आपको इस मैगज़ीन में कुछ भी नहीं पढ़ना था। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।